अब चूंकि आप गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की अवधारणा से परिचित हो चुके हैं और यह भी समझ चुके हैं कि यह अवधारणा किस प्रकार यह निर्धारित करने में हमारी मदद करती है कि कोई अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित है या नहीं, तो चलिए इस अवधारणा पर आधारित इस प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सभी तापमानों पर स्वतः प्रवर्तित होगी। यहाँ हमें कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं और इन अभिक्रियाओं के संगत डेल्टा एच नॉट के मान भी दिए गए हैं, जो कि इन अभिक्रियाओं के लिए मानक एंथैल्पी परिवर्तन है। अब ये अभिक्रियाएं स्वतः प्रवर्तित हैं या नहीं, यह पता लगाने के लिए हम गिब्स समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। और यह समीकरण है डेल्टा जी नॉट आर इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट आर माइनस टी डेल्टा एस नॉट आर। इस समीकरण के अनुसार मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बराबर है अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी परिवर्तन ऋण तापमान, यहाँ टी तापमान के लिए है, गुणा डेल्टा एस नॉट आर, जो कि अभिक्रिया के लिए मानक एंट्रोपी परिवर्तन है। अब यदि किसी अभिक्रिया के लिए हमें डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक मिलता है, तो इसका मतलब है कि वह अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। और यहाँ हम डेल्टा एच नॉट तथा डेल्टा एस नॉट के मानों का चिन्ह देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक होगा या नहीं, और ये अभिक्रियाएं स्वतः प्रवर्तित होंगी या नहीं। ठीक है, तो अब इस पहली अभिक्रिया को देखिए। इस अभिक्रिया में HCl गैस जल में घुल रही है, जिससे हमें HCl का जलीय विलयन यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। यह एक एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है, और यह बात हमें इस अभिक्रिया के डेल्टा एच नॉट मान से भी स्पष्ट है, क्योंकि यह मान 0 से कम यानी ऋणात्मक है। अब यदि हम इस अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन को देखें, तो स्पष्ट रूप से यहाँ एंट्रोपी घट रही है। इसका कारण यह है कि इस अभिक्रिया में अभिकारक पक्ष में HCl गैसीय अवस्था में है, और गैसीय अवस्था में HCl के अणु काफ़ी अधिक स्वतंत्रतापूर्वक गति करेंगे, यानी इस अवस्था में ये अणु काफ़ी अधिक अव्यवस्थित होंगे, जबकि उत्पाद के रूप में हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का जलीय विलयन मिल रहा है। और गैसीय अवस्था की तुलना में जलीय अवस्था में HCl के अणु अधिक स्वतंत्रतापूर्वक गति नहीं कर सकेंगे, इसलिए यहाँ HCl के अणुओं की अव्यवस्था बहुत कम होगी। और हम जानते हैं कि किसी निकाय में अव्यवस्था जितनी कम होती है, उसकी एंट्रोपी भी उतनी ही कम होती है। इसका मतलब इस अभिक्रिया में एंट्रोपी में नेट कमी होगी, यानी इस अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान ऋणात्मक होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट दोनों मान ऋणात्मक हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में अभिक्रिया सभी तापमानों पर स्वतः प्रवर्तित होगी या नहीं? चलिए पता लगाते हैं। तो यहाँ डेल्टा एच नॉट का मान ऋणात्मक है। यहाँ तापमान का मान धनात्मक होगा, क्योंकि तापमान को हम केल्विन में ले रहे हैं। अब समीकरण में यहाँ ऋण का चिन्ह है, और डेल्टा एस नॉट का मान भी ऋणात्मक है। इसका मतलब जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी जब हम डेल्टा एस नॉट के ऋणात्मक मान का इस ऋण चिन्ह से गुणा करेंगे, तो यहाँ हमें एक धनात्मक मान मिलेगा, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा होने पर धनात्मक मान मिलता है। इस प्रकार डेल्टा एच नॉट का मान ऋणात्मक होगा, जबकि एंट्रोपी में योगदान के इस पद का मान धनात्मक होगा। इससे स्पष्ट है कि यहाँ इन दोनों पदों के मान एक दूसरे के विपरीत चिन्ह वाले हैं। ऐसे में यदि डेल्टा एच नॉट का मान काफ़ी अधिक ऋणात्मक है और इन दोनों मानों को जोड़ने पर हमें अंतिम रूप से एक ऋणात्मक मान मिलता है, तो अभिक्रिया निश्चित रूप से स्वतः प्रवर्तित होगी। लेकिन यदि इस एंट्रोपी वाले पद का मान काफ़ी अधिक धनात्मक है और इन दोनों मानों को जोड़ने पर हमें अंतिम रूप से एक धनात्मक मान मिलता है, यानी डेल्टा जी नॉट का मान हमें धनात्मक मिलता है, तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ एंट्रोपी वाले पद के मान में परिवर्तनशीलता के कारण अभिक्रिया सभी तापमानों पर स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि इस अभिक्रिया के स्वतः प्रवर्तित होने के लिए कौन सी परिस्थितियां होना आवश्यक हैं। तो इस अभिक्रिया को स्वतः प्रवर्तित बनाने के लिए
डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक होना चाहिए और इसके लिए हमें इस एंट्रोपी वाले पद के मान को जितना हो सके उतना कम रखना होगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम तापमान को कम रखें। तापमान को कम रखने से इस पद का मान यथासंभव कम रहेगा और ऐसे में जब हम इस पद के मान को डेल्टा एच नॉट के ऋणात्मक मान से जोड़ेंगे तो हमें अंतिम रूप से डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक मिलेगा। चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से और अच्छी तरह से समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये डेल्टा एच नॉट, टी और डेल्टा एस नॉट के कुछ मान हैं। ध्यान रखें कि ये सटीक मान नहीं है बल्कि अनुमानित मान है जिन्हें मैंने केवल यह समझाने के लिए लिया है कि यहाँ चिन्हों का क्या महत्व है। अब यदि डेल्टा एच नॉट -75 किलोजूल प्रति मोल है और हम इस अभिक्रिया को कमरे के तापमान पर मान लीजिए कि 300 केल्विन पर कराते हैं और डेल्टा एस नॉट का मान लगभग -150 जूल प्रति मोल केल्विन है, तो इन परिस्थितियों में हम देख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक मिलता है। इसका मतलब इस निम्न तापमान पर या कमरे के तापमान पर यह अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। अब यदि हम तापमान को बढ़ा दें तो क्या होगा? मान लीजिए कि हम इस अभिक्रिया को थोड़ा उच्च तापमान पर यानी लगभग 600 केल्विन पर कराते हैं। तब इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट का मान हमें धनात्मक मिलता है। इसका मतलब उच्च तापमान पर यह अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी। इस प्रकार यह तापमान के महत्व को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तापमान में परिवर्तन करके हम इस अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता को बदल भी सकते हैं। यही कारण है कि जब भी हमारे पास ऐसी स्थितियां होती हैं जहां डेल्टा एच नॉट का मान ऋणात्मक हो और डेल्टा एस नॉट का मान भी ऋणात्मक हो, जिससे टी डेल्टा एस नॉट इस पद का मान धनात्मक मिले, तो ऐसी स्थिति में हम तापमान को कम रखते हैं ताकि हमें डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक प्राप्त हो और अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित हो जाए। अब यहाँ उच्च और निम्न तापमान से हमारा क्या तात्पर्य है या किसी विशेष अभिक्रिया के लिए तापमान कब उच्च और निम्न हो जाता है, इस बारे में हम पहले ही एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं जब हमने गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और स्वतः प्रवर्तिता का परिचय दिया था। इसलिए इस वीडियो में हम उस विषय पर फिर से चर्चा नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम केवल दी गई अभिक्रियाओं की स्वतः प्रवर्तिता का पूर्वानुमान लगाने और यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी विशिष्ट अभिक्रिया को किस तापमान पर स्वतः प्रवर्तित बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब अगली अभिक्रिया को देखते हैं। तो इस अभिक्रिया में डेल्टा एच नॉट का मान धनात्मक है, इसलिए यह अभिक्रिया एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी है। अब यहाँ डेल्टा एस नॉट के मान के बारे में हम क्या पूर्वानुमान लगा सकते हैं? चलिए अभिक्रिया के समीकरण को देखकर पता लगाते हैं। तो इस अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कि अभिकारक पक्ष में जो गैसीय अभिकारक है उसके मोलों की संख्या उत्पाद पक्ष में मिलने वाले गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या की तुलना में कम है। इसका मतलब इस अभिक्रिया के होने पर जब हमें उत्पाद मिलते हैं तो एंट्रोपी बढ़ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस नॉट का मान धनात्मक होगा। अब क्या इन स्थितियों में अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी? इसका उत्तर है नहीं। लेकिन क्यों? तो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच नॉट का मान और डेल्टा एस नॉट का मान, ये दोनों मान धनात्मक हैं। अब समीकरण में यहाँ ऋण का चिन्ह है। इसका मतलब जब हम डेल्टा एस नॉट के इस धनात्मक मान का इस ऋण चिन्ह से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ एक ऋणात्मक मान मिलेगा। इस प्रकार पहली अभिक्रिया की तरह इस अभिक्रिया के लिए भी इन दोनों पदों यानी एंथैल्पी और एंट्रोपी पदों के मान एक दूसरे के विपरीत चिन्ह वाले होंगे। अब यदि हम तापमान में परिवर्तन करें तो यहाँ भी हमें अलग अलग तापमान पर एंट्रोपी पद के अलग अलग मान मिलेंगे और इसके कारण कुछ तापमानों पर इन दोनों मानों को जोड़ने पर हमें अंतिम रूप से एक ऋणात्मक मान मिल सकता है। ऐसी स्थिति में अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। लेकिन कुछ अन्य तापमानों पर इन दोनों मानों को जोड़ने पर हमें अंतिम रूप से एक धनात्मक मान मिलेगा और ऐसी स्थिति में अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी। इससे स्पष्ट है कि यह अभिक्रिया भी सभी तापमानों पर स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी। अब यदि इस अभिक्रिया को स्वतः प्रवर्तित बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस एंट्रोपी वाले पद का मान काफ़ी अधिक ऋणात्मक हो, ताकि जब हम इन दोनों पदों के मानों को जोड़ें तो हमें अंतिम रूप से डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक प्राप्त हो। इससे अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित हो जाएगी। लेकिन
हमें इस पद का अधिक ऋणात्मक मान कैसे मिलेगा? तो इसके लिए हम इस अभिक्रिया में भी तापमान में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस अभिक्रिया में इस पद का मान अधिक ऋणात्मक प्राप्त करने के लिए हमें तापमान को बढ़ाना होगा, जिससे अंततः डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक हो जाएगा। इससे स्पष्ट है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट इन दोनों का मान धनात्मक है, ऐसी अभिक्रियाएं उच्च तापमान पर स्वतः प्रवर्तित होती हैं। चलिए अब अंतिम अभिक्रिया को देखते हैं। तो इस अभिक्रिया में भी डेल्टा एच नॉट का मान ऋणात्मक है, लेकिन डेल्टा एस नॉट का मान क्या है? यह डेल्टा एस नॉट धनात्मक है या ऋणात्मक है, यह निर्धारित करने के लिए हमें इस अभिक्रिया में भी गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या और गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या की तुलना करना होगा। और हम देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में अभिकारक पक्ष में कोई भी गैसीय घटक नहीं है, जबकि उत्पाद पक्ष में गैसीय HCl के 4 मोल हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव और ठोस पदार्थों की तुलना में गैसों की एंट्रोपी बहुत अधिक होती है। इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस नॉट का मान या एंट्रोपी में परिवर्तन का मान धनात्मक होगा। अब यदि हम पिछली 2 अभिक्रियाओं की तरह यहाँ भी इन दोनों पदों के मानों को जोड़ें तो हमें पता चलता है कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें डेल्टा जी नॉट का मान सभी तापमानों पर ऋणात्मक मिलता है। इसका कारण यह है कि इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच नॉट यानी एंथैल्पी पद का मान ऋणात्मक है। अब टी और डेल्टा एस नॉट के मान धनात्मक हैं, लेकिन समीकरण में इस ऋण चिन्ह से गुणा होने के कारण इस एंट्रोपी पद का मान ऋणात्मक मिलेगा। इसका मतलब यहाँ तापमान चाहे जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस एंट्रोपी पद का मान हमेशा ऋणात्मक ही मिलेगा। अब चूंकि इन दोनों पदों के मान ऋणात्मक हैं, इसलिए इन्हें जोड़ने पर डेल्टा जी नॉट का मान भी हमेशा ऋणात्मक होगा, और यही कारण है कि यह अभिक्रिया सभी तापमानों पर स्वतः प्रवर्तित होगी।